आज से आज की बात का शो आप देख सकेंगे 8:30 बजे से। और इस वक्त की बड़ी खबर अमेरिका और ईरान की जंग के खत्म होने को लेकर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के साथ उनकी डील पूरी हो गई है और स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बिना किसी टोल टैक्स के खोलने की इजाजत दे दी गई है। 19 जून को इस डील पर दोनों देश दस्तखत करेंगे। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर लिखा है कि अमेरिका की नेवी को फौरन स्टेट ऑफ हॉर्मुज से नाकेबंदी हटाने के ऑर्डर दे दिए गए हैं। अपनी पोस्ट में ट्रंप ने लिखा है कि दुनिया के जहाज अपने इंजन शुरू करो, तेल की सप्लाई शुरू होने दो। हालांकि पोस्ट में यह नहीं बताया गया है कि ईरान के साथ हुई डील में क्या क्या शामिल है। हालांकि ये भी साफ नहीं किया गया है कि यह व्यवस्था कब तक लागू होगी। ईरान की तरफ से भी इस पर कोई प्रतिक्रिया पोस्ट सामने नहीं आई है। इस बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक्स पोस्ट में लिखा है कि अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता हो गया है। समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में आधिकारिक हस्ताक्षर होंगे और तब इसे पूरी तरीके से कंप्लीट माना जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो डोनाल्ड ट्रंप की ओर से आ रही है। दरअसल ईरान और अमेरिका के बीच बताया जा रहा है कि डील हो गई है। अब इसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप की ओर से जो पोस्ट किया गया है उसमें बताया गया है कि दोनों देश इस वक्त डील को मंजूरी दे चुके हैं और साथ ही स्टेट ऑफ हॉर्मुज अब खुल चुका है। अमेरिका ने अपने सैनिकों को कहा है कि वो ब्लॉकेज हटा दे। अमेरिकन नेवी को आदेश दिया जा चुका है, जिसके बाद अब दुनिया के जहां स्टेट ऑफ हॉर्मुज से आवाजाही कर सकते हैं, अपनी तेल की जरूरत को पूरा कर सकते हैं। लेकिन इस पूरे मामले में अगर सबसे महत्वपूर्ण या डिटेल में कोई जानकारी आई है तो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की ओर से आई है, जिन्होंने बताया कि 19 तारीख को स्विट्जरलैंड में यह डील साइन की जाएगी। वो ईरान की सरकारी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि उनके देश ने एक बड़ी रणनीतिक सफलता हासिल की है, जिसने क्षेत्रीय और वैश्विक शक्ति संतुलन को बदल दिया है। अराक्ची ने यह बात सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि और इस्लामिक डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन काउंसिल के प्रमुख के साथ साथ जनसभाओं में शामिल होने वाले कई वक्ताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के दौरान कही। IRIB की रिपोर्ट के मुताबिक अराक्ची ने कहा कि चुनौतियों का सामना करते हुए ईरानी लोगों की अभूतपूर्व एकता दुनिया के लिए एक स्पष्ट और साफ संदेश है और इसने ईरान के बारे में दुश्मनों के नैरेटिव को भी खत्म कर दिया है। और इस बीच ईरानी मीडिया ने अमेरिका के साथ डील में 14 शर्तों के बारे में खबरें प्रसारित की हैं। खबरों के अनुसार अंतिम बातचीत तब तक शुरू नहीं होगी जब तक कि $12 अरब जारी नहीं हो जाते हैं, तेल पर लगी पाबंदियां हटाई नहीं जाती और नाकेबंदी खत्म नहीं करती जाती हैं। इन शर्तों के मुताबिक ईरान के तेल, पेट्रोकेमिकल्स और उनसे जुड़े एक्सपोर्ट पर लगी पाबंदियां हटा ली जाएंगी। ईरान को अपने वित्तीय संसाधनों का पूरा एक्सेस फिर से मिल जाएगा। 60 दिनों की बातचीत की अवधि के दौरान ईरान के फ्रीज किए गए $24 अरब जारी कर दिए जाएंगे। इनमें से $12 अरब तो बातचीत शुरू होने से पहले ही जारी कर दिए जाएंगे। अमेरिका और उसके सहयोगियों को ईरान के पुनर्निर्माण के लिए कम से कम $300 अरब की योजनाएं पेश करनी होगी। और इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिका और ईरान की पीस डील पूरी होते ही इसका असर अब बाजार पर भी दिखने लगा है। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें 3% तक कम हो गई हैं। ब्रेंट क्रूड के एक बैरल की कीमत इस वक्त $80 से नीचे आ गई है। पिछले 5 दिनों में ये कीमतें $10 प्रति बैरल तक कम हुई थी। अब आज से ठीक 1 महीने पहले कच्चे तेल की कीमतें $110 के पार पहुंच गई थी, लेकिन अब पीस डील के बाद ये कीमतें कम हो गई हैं। हालांकि शुक्रवार को इस समझौते पर दस्तखत होने हैं, लेकिन मार्केट में अभी से इसका जोश दिखने लगा है। और हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा जी जुड़ गए हैं। नरेंद्र जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। नरेंद्र जी, ये जो डील हुई है और उसके बाद जो हम तेल के कीमतों में गिरावट देख रहे हैं, क्या ये लॉन्ग टर्म है या फिर शॉर्ट टर्म देखा जाए इसको? देखिए, अभी तो इसको मीडियम टर्म में कहूंगा, क्योंकि ये तो अभी मार्केट का उत्साह है। लेकिन इतना जरूर है कि आने वाले 3 और 4 महीने के अंदर जब तेल का जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह खुल जाएगा, तेल का आवागमन जो है स्मूथ हो जाएगा, तो फिर उसके बाद कीमतें जो है रियल उस पर आएंगी। तेल की कीमत अगर डिमांड सप्लाई के हिसाब से $70 से ऊपर होनी नहीं चाहिए, $70 पर बैरल। इसके ऊपर जितनी भी कीमत आपने जिक्र किया $110, वो सारा जियोपॉलिटिकल प्रीमियम था। अब चूंकि यहाँ समझौता लगभग हो गया है, तो ये प्रीमियम जो है ये धीरे धीरे हटेगा और उससे जो है फिजिकल सप्लाई जो तेल की है उसको नॉर्मल होने में तो अभी 3-4 महीने लगेंगे, लेकिन जो कीमतें हैं वो बहुत जल्दी नॉर्मल हो जाएंगी। और मेरा अपना मानना है कि कीमत जो है वो $75 के आसपास जो है जाकर के शायद स्टेबलाइज हो। अगर जो बाकी अब जो समझौता होता है उसके जो और डिटेल आ जाते हैं, अभी तक जो डिटेल है वो ईरान की तरफ से आए हैं
लेकिन जब ऑफिशियल आ जाते हैं थोड़ी और क्लैरिटी आएगी। लेकिन कुल मिलाकर लेकिन नरेंद्र जी, सबसे महत्वपूर्ण यह है कि क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि जब भी डोनाल्ड ट्रंप बात करते हैं कि डील हो रही है, फिर अचानक ये डील फिर से खटास में चली जाती है, खटाई में चली जाती है। तो ऐसे में इस वक्त जो डील होने की बात की गई है, इस पे आप मानते हैं कि कितना ये कॉन्क्रीट रहने वाला है या कितना ये मजबूती से इंप्लीमेंट किया जाएगा? ये इसलिए जो रहने वाला है क्योंकि अमेरिकी अर्थव्यवस्था बढ़ती हुई तेल की कीमतों से बहुत परेशानी में आ गई थी। वहां तेल की कीमत जो है 65% बढ़ गई थी, महंगाई बढ़ रही थी। उसको लेके अमेरिका के राष्ट्रपति बहुत चिंतित थे क्योंकि वो बड़ी जल्दी वहां संसद के चुनाव होने वाले हैं और उनको इस बात की चिंता थी कि उनकी पार्टी जो है उसको बहुत बड़ा उससे नुकसान ना हो जाए। इसलिए ईरान से ज्यादा अमेरिका डेस्परेट था कि इस तरह की डील जल्दी साइन हो, और ईरान को ये डेस्परेशन था क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था बहुत परेशानी में थी, क्योंकि चीन को तेल का निर्यात जो है काफी कम हो गया था, लगभग रुक ही गया था। इसलिए अभी तो ये टिकाऊ होने वाला। और एक सबसे बड़ा जो डेवलपमेंट वो ये हुआ, अभी तक तेल की कीमतों में दबदबा ओपेक का होता था, अब ओपेक जो है काफी हद तक पैरालाइज्ड हो गई है। अब दुनिया में आने वाले महीनों और सालों में तेल की कीमतों में सबसे बड़ा दबदबा भारत के परिप्रेक्ष्य में मैं आपसे पूछ ही लेता हूं कि भारत के लिए कितना ये जो मौका आने वाला है या जो वक्त आएगा इस डील के बाद, कितना मुफीद रहेगा? भारत के लिए तो बहुत अच्छी खबर, क्योंकि हम भारी मात्रा में तेल आयात करते हैं। फिजिकल सप्लाई हमारे यहाँ इतना डिसरप्शन नहीं हुआ था तेल का। हमारे लिए चिंता थी तेल की कीमतें, और तेल की कीमतें जो है वो दक्षिण की दिशा में जाएंगी, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए और भारतीय उपभोक्ता के लिए बहुत अच्छी खबर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका नरेंद्र जी। वहीं पीएम मोदी अपने स्लोवाकिया दौरे के लिए राजधानी ब्रातिस्लावा पहुंच गए हैं। यहां होटल पहुंचने पर पीएम मोदी का लोगों ने बेहद गर्मजोशी और उत्साह के साथ स्वागत किया। बड़ी संख्या में पहुंचे भारतीय समुदाय के लोगों ने मोदी मोदी और भारत माता की जय के नारे लगाए। पीएम मोदी का यह ऐतिहासिक दौरा है। 1993 में स्लोवाकिया की स्वतंत्रता के बाद किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा है, जिसे लेकर वहां रह रहे भारतीय समुदाय में भारी जोश और उत्साह देखने को मिल रहा है। पीएम मोदी अपनी इस यात्रा के दौरान स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको और राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच ट्रेड, निवेश, रक्षा, ऑटोमोबाइल और रेलवे निर्माण में बढ़ावा देने पर भी बातचीत होगी। और ब्रातिस्लावा में होटल पहुंचने पर स्लोवाकिया के म्यूजिकल ग्रुप ने महादेव कीर्तन प्रेजेंट करके प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया, और ये आध्यात्मिक प्रस्तुति जिसे सुनकर प्रधानमंत्री मोदी भी मंत्रमुग्ध रह गए। ब्रातिस्लावा पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ब्रेड और नमक के साथ पारंपरिक स्वागत किया गया। स्लोवाकिया की संस्कृति में ब्रेड और नमक के साथ साथ पारंपरिक स्वागत मेहमान नवाजी, सम्मान और सद्भावना का प्रतीक है। अब इसके साथ ही लुचनिका असेंबल द्वारा वंदे मातरम की प्रस्तुति प्रधानमंत्री के लिए खास तौर पर रखी गई। आप इसको भी सुनिए तो आप समझेंगे कि ये कितना मंत्रमुग्ध कर देने वाला था मौका। बहुत लकी मानती हूँ अपने आप को, अपने देश में होके भी मैं अपने प्रधानमंत्री से मिल पा रही हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। और उन्होंने मुझसे हाथ मिलाया, हम सब से हाथ मिलाया, हम सब से बात की, तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ उस चीज़ के लिए। थैंक यू सो मच। मैं यहाँ पे रिसर्च करती हूँ, बहुत खुश हूँ कि मुझे ऐसा मौका मिला यहाँ पर आकर के, जो शायद भारत में रह के भी पॉसिबल नहीं होता, बट यहाँ है। एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी ग्रेटफुल टू सी हिम, एंड आई एम रियली अ ह्यूज फैन ऑफ हिम एज वेल। सो मेरे लिए बहुत अच्छा, बहुत सौभाग्य वाला मौका था कि मैं उनको देख पाई, मैं उनसे हाथ मिला पाई, और मैं दुआ करूँगी कि वो हमेशा अच्छे रहें, सलामत रहें, देश अच्छा रहे, उनके हाथों में रहे। हम लोगों को बहुत खुशी की बात है कि आज मोदी जी हम लोग से मिले हैं,
हम इंडिया से है, उन्होंने बहुत अच्छा काम कर रहा है। आई थिंक उन्होंने सौभाग्य के साथ भी अच्छा रिलेशन बनाएंगे, बहुत अच्छा रहेगा। और इससे पहले फ्रांस में पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों की मुलाकात हुई है। इस दौरान दोनों नेताओं ने एक दूसरे को गले लगाकर स्वागत किया। वहीं भारत और फ्रांस के बीच ऐतिहासिक विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी पर दोनों नेताओं ने बात की है। इस दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा, अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा और डिजिटल तकनीक समेत 19 से अधिक अहम समझौते पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और फ्रांस दोनों ने मिलकर इनोवेशन रोड मैप 2030 लागू कर लिया है, जो दोनों देशों की तरक्की का रास्ता बनाएगा। वहीं उत्तर प्रदेश के नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर से आज से फ्लाइट सर्विस शुरू हो चुकी है। आज पहली फ्लाइट से जेवर के किसानों ने उड़ान भरी। जेवर एयरपोर्ट को जमीन देने वाले इस फ्लाइट में 172 किसानों ने उड़ान भरी, जो कि लखनऊ पहुंच चुकी है। फ्लाइट में 172 किसान शामिल हैं, जिन्होंने एयरपोर्ट बनने के लिए अपनी जमीन दी है। जेवर के किसानों के साथ जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह भी लखनऊ तक के सफर पर गए हैं और लखनऊ पहुंचकर सीएम योगी से मुलाकात करेंगे, उनसे मिलेंगे। जेवर में एयरपोर्ट और फ्लाइट की सुविधा के लिए किसान सीएम योगी को धन्यवाद भी देंगे। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पहली बार नियमित उड़ानों के शुरू होने के साथ ही आज से जेवर एयरपोर्ट तक के लिए 100 ईवी बसों की भी शुरुआत हो रही है। आज जीवन की सबसे ज्यादा खुशी है, क्योंकि माननीय ठाकुर धीरेन्द्र सिंह के अथक प्रयास और किसानों के त्याग की वजह से आज हम यहाँ पे एक सपना साकार हुआ है हमारा। 2017 से पहले यहाँ पे ना कोई सड़क थी, ना कोई पानी था, ना कोई बिजली थी, ना और अराजकता इतनी थी, वो मतलब आदमी आने जाने में, रात को बहन बेटी के आने जाने में करता था। लेकिन आज विधायक जी के अथक प्रयास और किसानों के त्याग की वजह से जो हमने जमीन दी है, वृक्ष कोई उगाता है और फल दुनिया खाती है। आज हमने वो काम कर दिया विधायक जी के द्वारा कि हम वृक्ष उगा रहे हैं और सारी दुनिया। आपका क्या नाम है? सुनील कुमार। कितनी खुशी है कि पहली फ्लाइट की टिकट यहाँ से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आपकी है। कहाँ से कहाँ तक जाएंगे? लखनऊ के लिए। हम यहाँ से विधायक जी द्वारा फ्री में हम किसानों को हवाई जहाज में पहली बार बैठाया जा रहा है। बहुत बड़ी खुशी है। इससे हमारे क्षेत्र को रोजगार और जो बालक हमारे बाहर सर्विस करते हैं, जो बच्चे, उनके लिए आने जाने की बहुत अच्छी सुविधा होगी। जैसे हमारा लड़का फौज में और रांची नौकरी करता है, वहां से जाता 24 घंटे ट्रेन में लगते, 4 घंटे में पहुंचेगा। इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। विधायक जी को इसका यहाँ लाने में जो सहयोग रहा है उसके बार बार धन्यवाद। और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरने पहुंचे किसानों ने सीएम योगी और पीएम मोदी का भी शुक्रिया अदा किया। सबसे पहले हमारे गांव की जमीन पर एयरपोर्ट की नींव रखी गई। हम योगी जी का धन्यवाद करते हैं, विधायक जी का और मोदी जी का, क्योंकि उन्होंने हमारा ये जो क्षेत्र है ये विश्व पटल के वहाँ पे पहुँचा दिया। नहीं, जेवर क्षेत्र को कोई भी कहीं किसी भी उसमें नहीं समझता था। ये जेवर भी जेवर टप्पल के नाम से बोला जाता था। आज जेवर विश्व के किसी कोने में भी सुने तो जेवर का नाम मशहूर। एक बात ये। दूसरी बात, योगी जी ने हमारे यहाँ यूपी में जो सरकार ने कभी कुछ नहीं किया वो योगी जी ने करके दिखा दिया। लूटपाट, गुंडागिरी, हाँ, ऐसा महसूस है कि आज हम दुनिया की सबसे ऊंची शिखर पर ये क्षेत्र पहुंचा हुआ है। पश्चिम बंगाल में सत्ता बदलने के बाद ममता राज में हुए भ्रष्टाचार की पोल खुल रही है। एजेंसियां एक एक करके भ्रष्ट नेताओं पर शिकंजा कस रही हैं। बंगाल में कानून का राज कायम करने की कोशिश हो रही है। फौल्ता में जहांगीर खान की पुलिस ने परेड करवाई। उसे हाफ पैंट और टी शर्ट पहनाकर नंगे पांव घुमाया। इस दौरान जहांगीर खान ने लोगों से कान पकड़कर हाथ जोड़कर माफी मांगी। वहीं ममता का करीबी स्वप्न कुमार नंदी केरल से गिरफ्तार हो चुका है। सपन नंदी को जब हुगली लाया गया तो गुस्साए लोगों ने उस पर अंडे फेंके। बंगाल में पहले सत्ता बदली, अब जनता कर रही हिसाब।
बंगाल में जनता का फैसला, टीएमसी नेताओं पर अंडा प्रहार। फलता में पुष्पा की परेड, हाफ पैंट में जहांगीर खान। कहीं अंडे से वार तो कहीं चोर चोर का मचा शोर। पश्चिम बंगाल में सत्ता बदलने के बाद बहुत कुछ बदल गया है। जो नेता कभी आम आदमी को अपने आतंक से कुचल देते थे, आज हाथ जोड़कर माफी मांग रहे हैं। जो कभी हेकड़ी के साथ बंगाल में घूमते थे, आज भागते भागते लोगों से माफी मांग रहे हैं। बंगाल में सरकार बदलने के बाद फलता का पुष्पा झुका नहीं, घुटनों पर आ गया। बंगाल में अब पुष्पा का नहीं, कानून का राज है। टीएमसी का नेता और फलता का डॉन जहांगीर खान आज बंगाल की सड़कों पर लोगों से हाथ जोड़कर, कान पकड़कर माफी मांग रहा है। 2021 के विधानसभा चुनाव में हुई हिंसा के मामले में गिरफ्तार टीएमसी नेता जहांगीर खान के खिलाफ पुलिस सबूत जमा करने में लगी है। पुलिस उसे साउथ 24 परगना के अलग अलग इलाकों में लेकर जा रही है। रविवार को भी पुलिस जहांगीर को फलता इलाके में लेकर पहुंची। इस दौरान पुलिस ने जहांगीर खान की परेड निकाली। जहांगीर खान, जो कभी लग्जरी गाड़ियों में घूमता था, आज फलता की सड़कों पर नंगे पांव, साधारण टी शर्ट और निक्कर में जनता से हाथ जोड़कर, कान पकड़कर बार बार माफी मांग रहा है। जहांगीर खान ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी का सबसे खास गुर्गा है, जिसके लिए चुनावों के दौरान अभिषेक बनर्जी ने गृह मंत्री अमित शाह तक को धमकी दे दी थी। लेकिन सत्ता बदलने के बाद अभिषेक का ये गुर्गा हाफ निक्कर में हाथ जोड़ता घूम रहा है। यही हाल बंगाल में टीएमसी के दूसरे नेताओं का भी है, जिन्होंने कभी ममता राज में भ्रष्टाचार की चाशनी में खूब डुबकी लगाई। आज बंगाल की जनता उन पर अंडे बरसा रही है। ममता बनर्जी के खास और टीएमसी के पूर्व राज्य सचिव स्वपन कुमार नंदी को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस आरामबाग लेकर पहुंची। हुगली ग्रामीण पुलिस की स्पेशल टीम नंदी को गौराहटी क्रॉसिंग से पैदल आरामबाग थाने ले जा रही थी। तभी स्थानीय लोगों ने नंदी का विरोध करना शुरू कर दिया। चोर चोर के नारे लगने लगे। नाराज लोगों ने नंदी पर अंडे मारने शुरू कर दिए। किसी ने उनके चेहरे पर काली फेंक दी तो किसी ने शर्ट फाड़ दी। हालात इतने खराब हो गए कि पुलिस को सपन नंदी को दौड़ा कर ले जाना पड़ा, लेकिन लोग पीछे हटने को तैयार नहीं थे। वो उस पर अंडा प्रहार करते रहे। किसी तरह पुलिस नंदी को थाने लेकर पहुंच सकी। सपन कुमार नंदी को पुलिस ने केरल से गिरफ्तार किया है। नंदी ममता बनर्जी का बेहद करीबी है और आरामबाग नगरपालिका के ग्रीन सिटी प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार का आरोपी है। सपन नंदी ममता के उन खास नेताओं में शामिल है जिन पर ममता बनर्जी सबसे ज्यादा भरोसा करती हैं। आरामबाग नगरपालिका में 2017 में ग्रीन सिटी योजना आई। इसमें 44 स्कूलों में सोलर सिस्टम लगाने की योजना थी। आरोप है कि स्कूलों में सिर्फ 44 लाख रुपए का ही काम करवाया गया, बाकी रकम भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। फर्जी बिल बनाकर सरकारी पैसों का गबन किया गया। सपन नंदी पर करीब 7 करोड़ 24 लाख रुपए के घोटाले का आरोप है। बंगाल में घोटालेबाजों और कट मनी लेने वालों में जबरदस्त दहशत है। फालता के देवीपुर में हाउसिंग स्कीम का कट मनी वसूलने वाला स्थानीय प्रेसिडेंट सौमित्र मंडल अब अपने करीबियों के जरिए लोगों के पैसे वापस कर रहा है। आरोप है कि सौमित्र मंडल ने हाउसिंग प्रोजेक्ट के तहत घर देने के नाम पर बेनिफिशियरी से कट मनी ली थी। लेकिन बंगाल में कानून का राज कायम होने के बाद अब सौमित्र मंडल आम लोगों के पैसे लौटा रहा है। बंगाल में शुभेंदु सरकार के आने के बाद अब ममता सरकार में हुए एक एक घोटाले की फाइल खुल रही है। बंगाल पुलिस आरोपियों को पकड़ रही है, वहीं जनता कोर्ट से पहले इन दागियों का न्याय अंडे से कर रही है।
टीएमसी महासचिव और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। पश्चिम बंगाल के प्राइमरी टीचर भर्ती घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज अभिषेक बनर्जी ईडी के सामने पेश होंगे। अभिषेक बनर्जी सुबह 10:30 बजे ईडी के कोलकाता जोनल ऑफिस में पेश होंगे और इस मामले में ईडी की जांच सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर चल रही है। सीबीआई ने ये एफआईआर कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर दर्ज की थी। आरोप है कि प्राइमरी टीचर भर्ती प्रक्रिया में नियमों का उल्लंघन कर अयोग्य, गैर सूचीबद्ध और कम रैंक वाले उम्मीदवारों को नियुक्तियां दी गई। ये सब कुछ आपराधिक साजिश के तहत किया गया। ईडी इस मामले में अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार भी कर चुकी है, जिनमें पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी शामिल हैं। और पश्चिम बंगाल की राजनीति का बड़ा खेला तो दिल्ली में ही हो गया। तृणमूल कांग्रेस के 28 सांसदों में से 20 बागी सांसदों ने अलग गुट बनाकर त्रिपुरा की नेशनल सिटीजन्स पार्टी यानी कि एनसीपीआई में विलय करने का ऐलान कर दिया। बागी गुट की नेता काकोली घोष दस्तीदार ने रविवार शाम लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पहले चिट्ठी सौंपी, फिर मीडिया के सामने इसका ऐलान किया। काकोली घोष ने कहा है कि हम पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए के साथ काम करेंगे। और इस बीच टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखकर अलग गुट को मान्यता न देने के लिए कहा है। दिल्ली में खेला, टीएमसी के बागी एनसीपी में शामिल। हम लोग एआईटीसी से चुने हुए 20 सांसद स्पीकर साहब से मिलकर अलग बैठने का चिट्ठी दिया और ये 20 सांसद जो हमारे कुल मिला के जितने हैं उसमें से 2/3 के ज्यादा है। हम ये जो झूठ अपील नेशनलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से, उसके बाद क्या होगा, हम काम करेंगे राष्ट्र के लिए और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एनडीए के साथ हम लोग काम करेंगे। दिल्ली में खेला हो गया, दीदी देखती रह गईं। पहले विधायकों ने अलग गुट बनाया, अब सांसदों ने तो मानो दीदी के पैरों तले से जमीन ही हिला दी। तृणमूल कांग्रेस के 28 सांसदों में से 20 बागी सांसदों के गुट ने त्रिपुरा की नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी में विलय का ऐलान कर दिया। बागी गुट की नेता काकोली घोष दस्तगीर ने रविवार शाम लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की। उन्हें चिट्ठी सौंपकर कहा कि अब वो पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए के साथ काम करेंगे। हम लोग एआईटीसी से चुने हुए 20 सांसद स्पीकर साहब से मिलकर अलग बैठने का चिट्ठी दिया और ये 20 सांसद जो हमारे कुल मिला के जितने हैं उसमें से 2/3 के ज्यादा है। हम ये जो झूठ अपील नेशनलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से, उसके बाद क्या होगा, हम काम करेंगे राष्ट्र के लिए और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एनडीए के साथ हम लोग काम करेंगे। ओम बिरला से मुलाकात के दौरान ही टीएमसी के बागी सांसदों ने दस्तखत किए और उन्हें स्पीकर को सौंपा। अब इन सांसदों के नाम भी जान लीजिए। काकोली घोष दस्तगीर, जगदीश बंसुनिया, खलीलुर रहमान, यूसुफ पठान, अबू ताहिर खान, पार्थ भौमिक, बापी हलदार, सयोनी घोष, माला राय, मिताली बाग, दीपक अधिकारी, कालीपत सोरेन, जून मालिया, अरूप चक्रवर्ती, डॉक्टर शर्मिला सरकार, प्रसून बंदोपाध्याय, आसित कुमार माल, वीरभूम, शताब्दी राय, रचना बनर्जी और सुदीप बंदोपाध्याय। ये वो नाम हैं जो ममता से अलग हो चुके हैं। हालांकि स्पीकर से मुलाकात के दौरान 17 सांसद ही मौजूद थे। स्पीकर से मुलाकात के बाद साफ हो गया कि बगावत ऑफिशियल हो चुकी है। टीएमसी के बागी सांसदों ने स्पीकर से संसद में अलग बैठने की जगह देने की मांग की है। काकोली घोष ने दावा किया है कि नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी एनडीए को समर्थन देगी। बागी गुट के मुताबिक उनके पास 2/3 सांसदों का समर्थन है। इस बीच ममता बनर्जी गुट ने स्पीकर को चिट्ठी देकर अलग गुट को मान्यता न देने की मांग की है। नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी
ये पार्टी के साथ हम लोग शामिल हुआ। कहाँ की पार्टी है दादा? डाउन करो ना दादा। एक पॉलिटिकल पार्टी है जी, डाउन है और रिकॉग्नाइज कोई रीजनल पार्टी है जी जी। तो वो पार्टी के साथ हम लोग मार्च हुआ। टीएमसी रहेगी, वो अलग है। आप वो दूसरा जो टीएमसी बोल के जब उन्होंने डिमांड करेंगे तब दोनों पार्टी के बीच में कौन असली टीएमसी है वो विषय पर कोर्ट में डिसाइड होगा। पटना ज्ञान बिंदु एकेडमी के टीचर रोशन आनंद के छोटे भाई प्रिंस यादव का शव उनके गांव सहरसा के धमसेना लाया गया है। प्रिंस की नेपाल के विराटनगर के एक होटल में मौत हुई। रोशन आनंद के छोटे भाई प्रिंस अपने दोस्तों के साथ विराटनगर के होटल में ठहरे हुए थे, जहां प्रिंस यादव की संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई। पटना में फैजल खान और रोशन आनंद के बीच कोचिंग को लेकर हुए विवाद में प्रिंस यादव पर भी एफआईआर दर्ज हुई है। तब से प्रिंस यादव फरार चल रहे थे और परिजनों का कहना है कि नेपाल पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया है। इधर परिवार वालों का यह भी आरोप है कि कोचिंग वाले मामले में प्रिंस यादव पर झूठा मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसकी वजह से प्रिंस नेपाल चला गया और उसकी संदिग्ध मौत हो गई। पोस्टमार्टम नहीं आता तब तक किसी पर आरोप प्रत्यारोप तो नहीं किया जा सकता। एक भाई जेल में है, दूसरे भाई मृत्यु हो गई और उनके सिस्टर की शादी है, चचेरी सिस्टर की शादी है 29 तारीख को। पूरा गाँव तो मर्माहत है। हम लोग ज्यादा क्या बताएं, मैंने आवाज नहीं निकल रही। यही समझिए पूरा गाँव जो है मर्माहत है। और पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने रोशन आनंद के भाई प्रिंस की मौत के पीछे साजिश का अंदेशा जताया है और पीड़ित परिवार के लिए न्याय की मांग की है। हम तो ये कहेंगे बहुत दुखद घटना है, इस तरीके का घटना नहीं होना चाहिए था और इसमें पूरा दोषी अगर किसी को ब्लेम लगाएंगे तो ये खान सर को हम लगाएंगे, क्योंकि इन्होंने ही हत्या कराने का काम किया है। जो आदमी अपने ऊपर गोली चलवा ले अपना ही आदमी से, तो वो आदमी सोचे कि हत्या क्यों नहीं करवा सकता। इसलिए पूरा यकीन है, हमको पूरा भरोसा है कि ये हत्या करवाया है और इसको जेल जाना चाहिए इस व्यक्ति को, और साथ ही साथ उनको न्याय मिलना चाहिए। जो प्रिंस यादव हैं उनको न्याय मिलना चाहिए, उनके पूरे परिवार को न्याय मिलना चाहिए। जो प्रिंस है, जो जिनकी हत्या हुई है, वो हमसे मिलते जुलते भी थे। देखिए इनकी फोटो है यहाँ पे, ये 8 साल पहले की फोटो, ये हमसे मिल करके गए थे जब हम 2 नंबर आवास में थे। तो देखिए, तो इससे हम बहुत मर्माहत हैं, हम बहुत परेशान हैं। वहीं पटना के कोचिंग संचालक फैजल खान ने रोशन आनंद के भाई प्रिंस की नेपाल में हुई मौत में किसी साजिश की आशंका जताते हुए पुलिस से जांच कर बयान जारी करने की मांग की है। फैजल खान ने वीडियो जारी कर कहा कि उनसे जो भी मदद होगी वो करने के लिए तैयार हैं। अब पटना के ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद को पटना सिविल कोर्ट से जमानत मिल गई है। वो खान सर के कोचिंग सेंटर पर हुए बवाल मामले में बेऊर जेल में बंद थे। छोटे भाई प्रिंस यादव की एक दिन पहले नेपाल के होटल में संदिग्ध मौत की वजह से वो काफी आहत भी है और मौत के बाद पटना सिविल कोर्ट से रोशन आनंद को राहत मिली है। 2 जून को खान ग्लोबल स्टडीज पर हुए हमले के मामले में रोशन आनंद के अलावा उनके भाई प्रिंस यादव और कई अन्य पर एफआईआर दर्ज की गई थी और इसके बाद पुलिस ने 3 जून को रोशन आनंद को और उनके 2 सहयोगियों को गिरफ्तार किया था। वहीं पटना के कोचिंग संचालक फैजल खान की कोचिंग सेंटर पर पुलिस ने नोटिस चस्पा कर दिया है। उनके 3 स्टाफ को भी तलब किया है। पुलिस ने खान ग्लोबल स्टडीज के मैनेजर कन्हैया सिंह के साथ 3 कर्मियों को भी नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन बार बार इनके नहीं आने पर पुलिस ने कोचिंग सेंटर के कर्मी अजीत और अंकित समेत मैनेजर कन्हैया को अब कोचिंग पर नोटिस चस्पा कर तलब किया है। ये तीनों ही स्टाफ फैजल खान के कोचिंग पर हुए हंगामे और बवाल को लेकर एफआईआर दर्ज कराने वालों में शामिल थे। अनुसंधान के तहत जो है दोनों अनुसंधानकर्ता जिनकी गवाही लेना है, जिनको कांड के संबंध में कुछ जानकारी है, उनको बुलाने के लिए नोटिस दिया गया है। एक सामान्य प्रक्रिया अनुसंधान की है और उनको बुला के उनसे पूछताछ की जाएगी। तो आगे की प्रक्रिया है, जब नहीं आएंगे तो फिर नोटिस दिया जाता है, फिर नहीं आने के बाद जो आगे की प्रक्रिया की जाएगी विधि सम्मत। उत्तराखंड के देहरादून में हिंदू युवक विनोद की हत्या के बाद बवाल जारी है। मृतक के परिजन आरोपियों के एनकाउंटर की मांग पर अड़े हुए हैं, शव को रखकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आरोपियों पर एक्शन की मांग को लेकर रविवार को करीब 5 घंटे तक गुस्साई भीड़ ने एनएच जाम करके प्रोटेस्ट किया था। आरोपी के घर और ट्रैक्टर
फूंक दिए गए थे, तो प्रशासन ने हत्या के मुख्य आरोपी के घर को बुलडोजर से भी गिरा दिया। हिंसा प्रभावित गांव के बैरागीवाला में हालात को काबू करने के लिए भारी पुलिस बल भी तैनात करना पड़ा। देहरादून पुलिस के साथ आईटीबीपी और पीएससी की टीम तैनात की गई। शनिवार को खेत में पानी को लेकर झगड़ा हुआ था, जो खूनी विवाद में बदल गया। भीड़ के हमले में युवक विनोद की मौत हो गई थी, जबकि 3 लोग घायल हुए थे। पुलिस ने मामले में 12 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जिसमें से सिर्फ 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया अभी तक। अब पीड़ित परिजनों ने युवक विनोद की हत्या में शामिल सभी 5 मुख्य आरोपियों के एनकाउंटर की मांग की है। विकासनगर में आरोपी मासूम अली के आलीशान आसियाने को फिलहाल प्रशासन के बुलडोजर ने बुरी तरीके से ध्वस्त कर दिया है। जब हम यहां पहुंचे थे तो यहां पे 2 मंजिला इमारत थी, जिसके केवल खिड़की दरवाजे उग्र भीड़ ने तोड़े थे, आक्रोशित भीड़ ने तोड़े थे, गांव वालों ने तोड़े थे। लेकिन इंसाफ की मांग लगातार होती रही और जब प्रशासन ने लोगों की बात मानी तो यहाँ पे बुलडोजर आया और इस 2 मंजिला इमारत को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया है। अब इस जगह में केवल मलबा ही मलबा पड़ा हुआ है। भीड़ ने इस पूरे इलाके को आग के हवाले कर दिया था, अभी भी उसकी लपटें धधक रही हैं, धुआं यहाँ से निकल रहा है। 3 यहाँ पे कमरे बनाए गए थे, जिसमें गोदाम का सामान रखा हुआ था, खेती का सामान रखा हुआ था। यहाँ पे जो मशीनें हैं उन्हें सुबह तोड़ा गया था। और इधर शनिवार को देहरादून में हिंदू युवक विनोद के घर में घुसकर हमला करने का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें आप साफ देख सकते हैं कि बच्चों के सामने विनोद को घर में घुसे हमलावरों ने जमकर पीटा, हथियारों से उस पर हमला किया, जिसमें बुरी तरह से घायल विनोद की इलाज के दौरान ही मौत हो गई। यहाँ पे उनके परिजनों द्वारा जो है सड़क पर बैठ कर अपनी उनकी गिरफ्तारियों को लेकर जो है आक्रोश व्यक्त किया गया था, इससे उनके द्वारा जाम लगाया गया था। उनसे पूरी बातचीत करते हुए उनको आश्वस्त किया गया कि जो शेष आरोपी हैं उनको भी शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस पे जो है वहाँ के सभी लोग अपने अपने घरों पर चले गए हैं। पुलिस द्वारा जो पुलिस बल यहाँ पे नियुक्त कर दिया गया है और जो फ्लैग मार्चिंग वो की जाएगी वर्तमान में स्थिति। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल गया है, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से थोड़ी राहत मिल गई है। आज सुबह दिल्ली एनसीआर के कुछ इलाकों में बारिश हो रही है। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 से 3 घंटे तक दिल्ली में रुक रुक कर बारिश होगी। बारिश होने के चलते एक बार फिर से दिल्ली में पारा नीचे आया है। दिल्ली में मौसम ने करवट ली है और आज सुबह बारिश हो रही है राजधानी दिल्ली में, जिसके चलते दिल्ली और एनसीआर में जो तापमान है उसमें गिरावट दर्ज की गई है। इस वक्त हम इंडिया गेट के सर्कल पर मौजूद हैं और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो बारिश से दिल्ली के मौसम का मिजाज जो है वो बदला है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 घंटे तक जो है दिल्ली एनसीआर में इसी तरह से बारिश होने की संभावना है। लगातार जो है तापमान बढ़ रहा था, जिसकी वजह से लोगों को गर्मी झेलने के लिए जो है मजबूर होना पड़ रहा था और ऐसे में ये बारिश जो है लोगों को अब गर्मी से निजात जरूर दिलाएगी। अगले 2 से 3 दिन तक इसी तरह से रुक रुक कर बारिश होने की संभावना जो है वो मौसम विभाग ने जताई है। फिलहाल इंडिया गेट की तस्वीरें आपको दिखाई, इसके अलावा कर्तव्य पथ की आपको तस्वीरें दिखाएं तो यहाँ पर भी जो है बारिश होने की वजह से जो मौसम का मिजाज है वो एकदम बदल गया है। लोगों को राहत जरूर मिलेगी, खासतौर पर जो पीक आवर्स हैं उसमें जब लोग अपने घरों से ऑफिस जाने के लिए निकलेंगे। अयोध्या में राम मंदिर में चंदे की रकम के गबन के मामले की जांच के लिए बनाई गई एसआईटी आज अयोध्या पहुंची। मंदिर में चंदे की रकम में हेरफेर करने का मामला पिछले हफ्ते सामने आया था और ट्रस्ट के पदाधिकारी भी खुद ही तब से छानबीन करने में जुटे हुए हैं। यहां तक कि रकम पार करने वाले और 5 लोगों को पकड़ा रखा है। उनके जरिए चोरी की काफी रकम भी बरामद हो चुकी है। अब इस बीच शनिवार दोपहर श्री राम मंदिर ट्रस्ट के ओर से मुख्यमंत्री से मामले में एसआईटी से जांच करने की मांग की गई थी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर 3 सदस्य एसआईटी का गठन भी कर दिया गया है। इस एसआईटी में लखनऊ के मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत, लखनऊ रेंज के पुलिस आईजी किरण एस और विशेष सचिव वित्त नील रतन शामिल हैं। राजस्थान के झुंझुनू जिले की इस्लामपुर ग्राम पंचायत का नाम बदलकर श्री रामपुर करने के प्रस्ताव का विरोध शुरू हो गया है। गांव का नाम बदलने के विरोध में बड़ी संख्या में लोग गांव से कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च निकाले। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों का कहना है कि गांव का मौजूदा नाम वर्षों से चला आ रहा है, ऐसे में स्थानीय लोगों की सहमति के बिना इसे बदलना ठीक नहीं है। कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर ग्रामीण आंदोलन तेज करने की चेतावनी देने लगे। ग्रामीणों के प्रदर्शन में पूर्व विधायक राजेंद्र गुड़ा भी शामिल है।